अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। दैट हेडिंग इज़ फोर्सेस एंड द मोशन। यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 6 में हम कवर करेंगे वो फोर्सेस एंड द मोशन कवर करेंगे। यहाँ पे आप टाइटल पेज में पिक्चर देख सकते हैं कि जो बच्चा जो है वो किस तरीके से काइट को फ्लाई कर रहा है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, familiar forces and the motion of ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कौन कौन सी जो फोर्सेस होती हैं और किस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर मोशन आती है। वाई डू यू नीड टू पुश और पुल अ डोर? आपको क्या ज़रूरत पड़ती है कि आप डोर को पुश एंड पुल करें टू ओपन इट? डज अ बाईसाइकिल मूव ऑन इट्स ओन और डू यू नीड टू पुश द पैडल? When you want to move it forward at the supermarket, what do you need to push the trolley टू मूव? आप ट्रॉली को क्यों पुश कर रहे होते हैं ताकि वो मूव करे? वाई डज नॉट द ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन देयर ओन? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो खुद क्यों नहीं मूव कर रहे? आपको वहाँ पे पुश एंड पुल की क्यों ज़रूरत करनी पड़ रही है? ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स मूव ड्यू टू द पुश, या तो वो पुश करने पे मूव करते हैं या पुल पे उनके अंदर मोशन आती है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वी से दैट द इज़ इन मोशन, वो क्या है? मोशन के अंदर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग वी से इट इज़ एट अ रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं उनके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो करते हैं मोशन, और जो ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा होता उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इज़ एट रेस्ट। ठीक है जी। यहाँ पे इसमें हमने ये सीखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम पुश और पुल की मदद से जो है वो क्या करते हैं, अपने टास्क पूरे करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, डोर को ओपन करना है तो हम पुश करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें किसी ट्रॉली को मूव करना होगा तो हम उसको क्या करेंगे? पुश करेंगे। कहीं हम पुल कर रहे होते हैं, कहीं हम पुश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर है एक बच्चे की, चाइल्ड पुशिंग हिज टॉय। बच्चा क्या कर रहा है? अपनी गाड़ी को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से कार जो है वो मोशन के अंदर आ रही है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ अ फोर्स। अब हम यहाँ सीखेंगे कि फ़ोर्स होती क्या है। फोर्स क्या है? बेसिकली व्हाट इज़ अ फोर्स? ह्यूमन बीइंग कैन मूव अराउंड ऑन देयर ओन बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद ही मूव करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को हमें हिलाना झुलाना पड़ता है ताकि वो मूव कर सकें। नॉन लिविंग थिंग्स नीड अ फोर्स, उन्हें ताकत की ज़रूरत पड़ती है टू पुश दैम। ठीक है। आपके पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, टेबल है, चेयर है, तो वो खुद नहीं मूव होगी बल्कि आपको उसको मूव करना पड़ेगा, उसको ड्रैग करना पड़ेगा। पुशिंग एंड पुलिंग आर द फोर्सेज। ये दो फोर्सेज होती हैं, पुशिंग एंड पुलिंग, दैट वी यूज़ टू मूव एन ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू किक अ फुटबॉल, जब आप एक फ़ुटबॉल को लात मारते हैं, किक करते हैं, यू आर यूजिंग द पुश फोर्स। आप क्या करते हैं? आप कौन सी फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं? आप पुश फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं। व्हेन यू ओपन द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जब आप रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करते हैं इन योर घर, इन योर होम, यू आर यूजिंग द पुल फोर्स। कहीं पे आप पुश फोर्स यूज़ कर रहे हैं और कहीं पे आप कौन सी फोर्स यूज़ कर रहे हैं? कहीं पे आप पुश फोर्स यूज़ कर रहे हैं और कहीं पे आप कौन सी फोर्स यूज़ कर रहे हैं? पुल फोर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। व्हेन यू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ बिग वुडन बॉक्स, यू कैन यूज़ द पुल एंड द पुश फोर्स। आप यहाँ पे दोनों फोर्सेस यूज़ करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो उसको खींच रहा है और ये जो है धकेल रहा है, यानी कि यहाँ से जो है वो पुल हो रहा है और यहाँ से जो है वो पुश हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे हम आ जाते हैं, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। हमें ये कैसे पता चलेगा किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें कितनी ताकत चाहिए? द अमाउंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड ऑन हैवी और द लाइट ऑब्जेक्ट। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसको उतनी ही फोर्स की ज़रूरत होगी, और जितना हल्का ऑब्जेक्ट होगा उसको उतनी ही कम फोर्स की ज़रूरत होगी। अ लाइट ऑब्जेक्ट सच एज अ बुक, अगर आपको कोई किताब उठानी है, कोई पेंसिल उठानी है, तो आपको लाइट फोर्स रिक्वायर्ड होगी। एज़ कम्पेयर टू दी हैवी ऑब्जेक्ट, आपको कोई बहुत बड़ा फर्नीचर का पीस को ड्रैग कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होगी? आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। यहाँ पे हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। फोर्सेस को तो हमने समझ ही लिया है कि फोर्सेस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, पुश एंड पुल होती हैं, और ये भी समझ लिया कि हमें कब कब जो है वो ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है और कब हमें कम चाहिए होती है। यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ द अफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस। ऑल द फोर्स कैन नॉट बी सीन, हमें ताकत नज़र नहीं आती, बट यू कैन ऑब्जर्व इट्स अफेक्ट्स, हमें उसके अफेक्ट नज़र आ रहे होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ दीज अफेक्ट्स। हम यहाँ पे कुछ अफेक्ट्स के बारे में सीखते हैं। दीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। अफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखें यहाँ पे एक क्या है कि एक जो बच्चा है वो कार को मूव कर रहा है,
अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं कोई जो भी ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा हो, जो रेस्टिंग पोजीशन में होता है, उसको हम कह रहे होते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब हम ताकत लगाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये नंबर 1 हमारे पास फोर्स का अफेक्ट आ गया है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ताकत लगा के हम किसी भी चीज़ का जो है ना डायरेक्शन वो चेंज कर सकते हैं, दिस इज़ नंबर 2। अ फोर्स कैन चेंज द शेप, हम किसी भी चीज़ की शक्ल बदल सकते हैं, नंबर 3। और नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा अ फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड, और हम क्या कर सकते हैं, फोर्स के ज़रिए किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, हम ताकत लगा के रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 इफेक्ट सीखे हैं। एक हमने सीखा कि फोर्स की वजह से हम मूव कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। सेकंड हमने कहा कि हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। थर्ड हमने कहा कि हम शेप चेंज कर सकते हैं। सेकंड हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में हमने कहा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। ठीक है जी, ये 5 इफेक्ट्स हैं, आपने बहुत अच्छे से इन डिटेल स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अराउंड अट, हमें बहुत सारी फोर्सेस अपने अराउंड नज़र आती हैं। दैट देयर आर द टू मेन फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने इन दोनों फोर्सेस के नाम बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है क्वेश्चन कि फोर्सेस की जो है वो मेन फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, तो आपने बता देना है कॉन्टैक्ट एंड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट टच ईच अदर और कॉल्ड द कॉन्टैक्ट, जो किसी से कांटेक्ट में आएंगी, टच करेंगी किसी ऑब्जेक्ट को, वो क्या आ जाएंगी, वो कांटेक्ट फोर्सेस हो जाएंगी। एग्जाम्पल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स इज दी फ्रैक्शनल फोर्स। जब फ्रैक्शनल फोर्स होती है आपकी, वो कौन सी फोर्स आ जाती है, वो कांटेक्ट फोर्स आ जाती है। फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट फिजिकली टच, जो आप फिजिकली टच नहीं कर रही हैं, वो कौन सी फोर्सेस आ जाती हैं, वो आ जाती हैं आपकी नॉन इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर आर कॉल्ड दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं आए वो कौन सी हो जाती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसकी एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगी मैग्नेटिक फोर्स एंड दी ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं है, बिना किसी से कॉन्टैक्ट किए ये फोर्सेस जो हैं वो वर्कआउट कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसकी एग्जांपल में आ जाएगी मैग्नेट फोर्स एंड दी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपसे पेपर में कैसे पूछ सकती हैं, आपसे पूछ सकती हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, तो आपने बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपकी कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, तो आपने बताना है फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आपको इस चीज़ को इस तरीके से बहुत अच्छे से समझ लेना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं व्हाट इज़ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन को समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। व्हाट हैपन व्हेन यू रोल अ मार्बल, क्या होता है कि जब आप किसी मार्बल को ज़मीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर रोल आउट करते हैं, इट मूव्स अलॉन्ग द फ्लोर फ्रॉम द सम डिस्टेंस एंड आफ्टर अ वाइल इट स्टॉप रोलिंग। जब भी आप किसी मार्बल बॉल को रोल करते हैं, शुरू में तो बड़ी स्पीड से वो जाता है और जाते 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 उसकी स्पीड कम होती जाती है और फिर वो स्लो हो जाता है। व्हेन द सरफेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जब कोई सरफेस होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, लाइक द मार्बल इज इन कॉन्टैक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर, द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पुट फोर्सेज ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स ट्राइज टू स्लो डाउन, और वो उसको कम करने लग जाती है और स्टॉप इट मूविंग ऑल टुगेदर क्रॉस अ सरफेस, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल फोर्स। यानी फ्रैक्शनल फोर्स क्या करती है, वो रोकती है उस ऑब्जेक्ट को और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है आगे जाके। यहाँ पे दिखाया गया है, पिक्चर को देख लेते हैं। फ्रैक्शन मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, यानी फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है कि फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जहाँ फोर्स जा रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देती हूँ। ये आपकी जो है वो मार्बल बॉल है। ठीक है, ये मार्बल बॉल है। अगर मार्बल बॉल आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, आपकी मार्बल बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपकी जो फ्रैक्शनल फोर्स है, फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। दिस इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल फोर्स आपकी रिवर्स डायरेक्शन में आएगी। ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी फ्रैक्शनल फोर्स बन जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको समझ लेना है कि फ्रैक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। मार्बल बॉल इस डायरेक्शन में मूव करिए, फ्रैक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में मूव करेगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, आ गई वही वाली बात,
टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्लो डाउन इट्स मोशन, और उस ऑब्जेक्ट की मोशन को वो रोक देती है। व्हेन अ बुक स्लाइड्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द टेबल, जब बुक को हम स्लाइड करते हैं टेबल की सरफेस पे, द फ्रैक्शन फ्रॉम द टेबल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन दैट द बुक और इट्स स्लो डाउन इट्स। यानी कि यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे हम इसको उठा रहे हैं और यहाँ पे फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है। और यहाँ पे जो है एक दूसरी फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी की फोर्स है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी यहाँ पे एक्ट कर रही है। द फ्रैक्शन फ्रॉम द टेबल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बुक एंड स्लो इट डाउन, और उसको क्या कर देती है, वो स्लो कर देती है। सर्टेन फैक्टर लाइक द टेक्सचर ऑफ द सरफेस अफेक्ट द फ्रैक्शन। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगी, जितनी ज़्यादा रफ होगी उतनी ज़्यादा फ्रैक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगी, शाइनी सरफेस होगी, उतनी ही फ्रैक्शन जो है वो आपकी जो है वो कम हो जाएगी। A ball with a longer distance on a smooth marble floor than a rough carpet. This is because the rough surface has a greater fraction. जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतनी फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जितना आपका सरफेस स्मूथ होगा उतनी ही फ्रैक्शन आपकी कम होगी। नेक्स्ट वी हैव डिपेंडिंग ऑन द सर्कमटेंसेस फ्रैक्शन कैन बी यूजफुल और हार्मफुल टू अस। फ्रैक्शन हमारे लिए कभी जो है वो बहुत अच्छी भी हो जाती है और कभी हमारे लिए नुकसानदेह भी हो जाती है। यहाँ पे हम कुछ इसके एडवांटेजेस समझ लेते हैं। फ्रैक्शन के एडवांटेजेस ऑफ द फ्रैक्शन, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन के एडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं। फ्रैक्शन बिटवीन द बॉटम ऑफ आर शूज़ एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू ग्रिप टू द फ्लोर, हमें गिरने से बताती है, फिसलने से बचाती है। एंड अलाउ अस टू वॉक विदाउट फॉलिंग डाउन, हमें गिरने से बचाती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वेट फ्लोर है, यहाँ पे फ्रैक्शन ने जो है लेस फ्रैक्शन है। जो यहाँ पे जो नहीं, यहाँ पे जो चीज़ समझाई गई है वो ये समझाई गई है कि यहाँ पे जो फ्लोर है वो वेट है, पानी डालने से क्या हुआ है, हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ हो गई है। हमारी सरफेस क्या हो गई है, स्मूथ हो गई है, शाइनी हो गई है, स्लिपरी हो गई है, जिसकी वजह से फ्रैक्शन कम हो गई है और हमारे गिरने के चांसेस ज़्यादा हो गए। ठीक है जी। और अगर रफ़ सरफेस होती तो हम क्या होते, हम आराम से उस पर वॉक करके जा सकते थे, हम नहीं गिरते। सम टाइम इसी वजह से जो टाइल्स होते हैं आपके घर में, अगर टाइल्स लगे हुए हैं, टाइल्स, ठीक है, जो टाइल्स होते हैं उसमें जो है वो फ्रैक्शन कम होती है, स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन घरों में पॉलिश हुई हुई होती है तो उसमें भी बच्चे जो हैं वो स्लिप आउट ज़्यादा हो जाते हैं। जब हम मार्बल की बात करते हैं उसमें फ्रैक्शन जो है वो कम होती है। समटाइम्स मार्बल में फ्रैक्शन ज़्यादा होती है। समटाइम्स व्हेन वी नीड टू चेंज द टेक्सचर, अगर हम टेक्सचर को चेंज कर लेते हैं ऑफ द सरफेस और सेलेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सरफेस टू इंक्रीज द फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं फॉर द सेफ्टी रीज़न। लुक एट दीज फोटोज़ ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशन। अच्छा जी, यहाँ हम इन सिचुएशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो है जहाँ बर्फ़बारी होती है, जिन कंट्रीज़ में बर्फ़बारी होती है वहाँ पे क्या करते हैं, वो मिट्टी को डाल देते हैं। मिट्टी को डालने से क्या होता है कि आपकी फ्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि आप अगर सिंपल बर्फ़ के ऊपर चलेंगी, गाड़ियाँ जाएंगी तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या डाल देते हैं, वो मिट्टी का स्प्रे कर देते हैं, मिट्टी को स्प्रेड आउट कर देते हैं, ताकि जो है वहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन लोग हैं और जो है वो स्लिप आउट ना हो और कार के एक्सीडेंट्स ना हो। सेम यहाँ पे कह रहे हैं द सरफेस मेक इट ईजियर फॉर द फुटबॉल प्लेयर। यहाँ पे जो फुटबॉल प्लेयर हैं उनके लिए सरफेस को इतना रखा जाता है कि वो गिरे ना, उनको लगे ना, वो फुटबॉल इजीली खेल सकें और स्लिप डाउन ना हो। नेक्स्ट वी हैव द फुटबॉल प्लेयर हैव द स्टड, उनके देखें शूज़ में जो हैं वो ग्रिप्स बनी हुई हैं ताकि वो आराम से जो है वो प्ले कर सकें, फ़ुटबॉल के गेम को खेल सकें, ताकि वो उनकी ग्राउंड में ग्रिप रहे और गिरे ना। ठीक है जी। उसके अलावा टायर के अंदर आपने देखे होंगे गाड़ियों के अंदर जिस तरह से डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है, आपने कभी इस चीज़ को देखा हो या एक्सपीरियंस किया हो कि जब टायर्स जो होते हैं एक लिमिट में आके जब ये इनकी ये जो इनकी डिज़ाइनिंग है ये कम हो जाती है तो टायर हम लोगों को चेंज करने पड़ते हैं गाड़ियों के। क्यों चेंज करने पड़ते हैं, इससे जो है वो आपकी गाड़ी की जो है वो फ्रिक्शन जो होती है वो कम हो जाती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड अलाउ द रोड टू मूव एंड स्टॉप सेफली, आराम से जो है वो आपकी गाड़ी रुक जाती है, आपके कंट्रोल में रहती है। यहाँ पे आ जाते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की तरफ के फ्रैक्शंस के क्या नुकसानात होते हैं। यहाँ पे
फ़ायदे के साथ साथ हम नुकसानात को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कह रहे हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव अ हैवी फ्रैक्शन। यहाँ पे जो है वो हमें मुश्किल हो जाती है कि हम फ्रैक्शंस को जो है वो लेट मी चूज़ अ पेन फर्स्ट। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू मूव द हैवी ऑब्जेक्ट अराउंड द ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड में मूव करना चाह रहे हैं तो जो रगड़ होती है वो रोकती है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। यानी ये जो दो बच्चे हैं चाह रहे हैं कि ये हैवी लोड को जो है वो मूव डाउन करें, तो फ्रैक्शन जो है वो रोक रही है इनको मूव करने से। द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट रब्स अगेंस्ट द ग्राउंड एंड देयर इज़ फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन जो है वो रोक रही है। थिंक अबाउट इट, हाउ इट फील्स टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट अक्रॉस द स्मूथ और अ पॉलिश ग्राउंड। इट ईजियर, तो जो स्मूथ सरफेस होगा, शाइनी सरफेस होगा, उसमें इसको ईजीली मूव किया जा सकता है। इसकी एक ट्रिक ये भी होती है कि इसके नीचे जो है आप कोई सॉफ्ट सा कपड़ा रख दें। उसको रखने से क्या होता है कि आपकी फ्रिक्शन जो होती है वो कम हो जाती है और आप आराम से जो है अपना सामान को ड्रैग आउट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं इन दी मशीन फ्रैक्शंस कैन वियर आउट द पार्टिकल्स एंड डैमेज द मशीन। अच्छा जी, फ्रैक्शंस जो हैं वो कुछ मशीनरीज़ को जो है वो ख़राब करने में, उसको जो है रगड़ लगने से क्या होते हैं, उनके अंदर जो है डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लुब्रिकेशंस यूज़ करते हैं। यानी कि जो उनकी गरारियाँ होती हैं वो घिस जाती हैं, जिसकी वजह से हम गाड़ियों के अंदर भी हम मोबिलाइल वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पार्ट्स हैं वो इजीली जो है वो स्पीड में वर्कआउट कर सकते हैं। लाइक द ग्रीस हम यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं। दिस प्रोटेक्ट द मशीन, ये हमारी मशीन को जो है वो रफ़ होने से बचाती हैं। द टायर्स ऑन द कार वियर आउट ड्यू टू द फ्रैक्शन फ्रॉम द रोड, और रोड की वजह से देखें ये टायर्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल शाइनी हो जाते हैं। न्यू टायर्स हैव टू बी पुट ऑन द कार टू कीप इट सेफ़ रखने के लिए हमें न्यू कार्स के जो है वो गाड़ी के जो टायर हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। सम टाइम इन द कोल्ड कंट्रीज़ कार्स हैव द टायर्स विद एक्स्ट्रा ग्रूव्स। जितने जो कोल्ड कंट्रीज़ होते हैं, इसके अलावा जितने माउंटेनियस एरिया होते हैं, वहाँ पे जो है वो गाड़ियों के टायर होते हैं थोड़े जो होते हैं, उनके अंदर ग्रूव जो डिज़ाइनिंग की हुई होती है वो ज़्यादा डीप होती है, सो दैट दे हैव अ ग्रिप ओवर द रोड वेल, ताकि उनको जो है ना अच्छे से जो है ना वो ग्रिप मिल जाए। यहाँ पे जो है वो हमने फ्रैक्शन के एडवांटेजेस अलॉन्ग विद द डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। लास्ट दो टॉपिक्स हैं, इसको भी हम कवर कर लेते हैं इसी टॉपिक के अंदर, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे सिंपल एंड दी कॉम्प्लेक्स मशीन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को हम डिस्कस करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व हाउ द मैग्नेट पुल योर नेल्स एंड द पिल्स। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मैग्नेट है वो कीलों को और पिनों को जो है वो उठा रहा होता है टूवर्ड्स इटसेल्फ, उसकी तरफ खिंचती चली जा रही होती है। द मैग्नेटिक फोर्स और द मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स, ये वो ताकत है एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन दी अदर मैग्नेट, या फिर वो किसी मेटल की तरफ या मेटल रॉड या निकल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स देमसेल्फ। द मैग्नेटिक फोर्स इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, बल्कि वो ख़ुद एक कशिश की तरीके से वो खिंच के वो खुद ही दूर से जो है ना उठती हुई खड़ी होकर जो है ना कीलें पिनें वो उसकी तरफ जा रही होती हैं मैग्नेट की तरफ। इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द मटीरियल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड द मैग्नेटिक मटीरियल। वो मटीरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है जी, जो मटेरियल मैग्नेट के साइड अट्रैक्ट होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ये हमने मैग्नेटिक फोर्स को अंडरस्टैंड कर लिया। एक चीज़ यहाँ पे दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, एक ये याद रखना है और दूसरा आपने ये याद रखना है कि वो कौन सी फोर्स होती है, वो होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट वी हैव द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम स्टडी कर लेते हैं। इन ग्रेविटेशनल फोर्स व्हाट वी हैव, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द एयर। आप कोई भी चीज़ जब आप हवा में जब उसको ऊपर की तरफ उछालते हैं और ड्रॉप डाउन वो नीचे की तरफ आती है बैक अर्थ बिकॉज ऑफ द फोर्स द अर्थ अर्थ जो है वो एक्सर्ट करती है ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस। दिस फोर्स ऑफ अर्थ दैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द ग्रेविटी और द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कोई भी चीज़ जो होती है वो अर्थ की तरफ डाउनवर्ड आती है, ऊपर की तरफ। अगर आप ऊपर की तरफ भी फेंकें तो भी वो नीचे ही की तरफ आएगी। अगर आप किसी बॉल को बहुत ताकत के साथ आसमान की तरफ ऊपर करें तो ऐसा नहीं होगा कि वो आसमान पे चली जाएगी, बल्कि वो थोड़ी देर के बाद वो ज़मीन पे नीचे गिर जाएगी।
ये क्यों गिरती है, ये क्यों गिर रही होती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है कि ऑब्जेक्ट्स को डाउनवर्ड मूव करवाती है, दिस इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे दिखाए गए हैं ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो ज़मीन पे नीचे ही वापस आता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को किसने इन्वेंट किया था, इसको आइजैक न्यूटन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, हैड व्हेन ही वाज सिटिंग डाउन अंडर अ ट्री। ये जो है इनको भी नहीं पहले पता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ये एक दरख्त के नीचे बैठे होते हैं और जो है एकदम से इनके सर के ऊपर ना सेब जो है वो ज़ोर से आके इनके सर के ऊपर गिरता है और वो ये कहते हैं, उनको पहले तो गुस्सा आता है कि सर ये सेब मेरे सर के ऊपर आके क्यों गिरा। फिर ये सोचते हैं कि नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था। तो इन्होंने यहाँ से जो है डिस्कवर किया था कि जो अर्थ है वो एक्सर्ट करा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू दी ऑल ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो टूवर्ड्स द ग्राउंड आके गिर रहे हैं। इट इज़ एन इनविजिबल फोर्स, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ़ोर्स के अफेक्ट्स को देख सकते हैं, फ़ोर्स हमें नज़र नहीं आ रही होती है। और इट इज़ एन इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। पूरी कहकशां के अंदर जो है ये इनविजिबल फोर्स है जो सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक्सर्ट हो रही है। एवरीथिंग लिविंग और द नॉन लिविंग, जानदार हो या बेजान हो, वुड फ्लॉट अवे इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर इट इज़ नो ग्रेविटी। जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी वहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, वो हवा के अंदर जो है वो तैरने लग जाएंगे। ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं ऑर्बिट हैं सन के अंदर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो किसकी वजह से हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। द मून और ऑर्बिट द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मून जो है वो अर्थ के गिर्द जो घूम रहा है, ये भी जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है वो मूव डाउन कर रहा है, मूव कर रहा है। थिंग्स वुड फ्लॉट अवे इफ़ देयर इज़ नो ग्रेविटी। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया है कि अगर ग्रेविटी नहीं हो तो गाड़ियाँ ऐसे हवा में उड़ने लग जाएंगी। और यहाँ पे ये मून दिखाया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, कि किस तरीके से जो है वो मून मूव कर रहा है। यहाँ पे जो है ये हमने अपना फोर्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है अभी, एक इसका मशीन, सिंपल मशीन एंड द कॉम्प्लेक्स मशीन रह गया है। यहाँ पे जो हमने मेन जो चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड की है इस चैप्टर के अंदर, हमने वो फोर्स होती क्या थी, फोर्स के अफेक्ट सीखे, फोर्स की टाइप सीखी हैं, और जो है हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रैक्शन सीखा, फ्रैक्शन को बहुत डिटेल में स्टडी किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स को कंप्लीट कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।